हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे जो MAG6 का एक और ब्लॉक है उसके बारे में। इसमें जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उस टाइम पीरियड की बात करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो रेवोल्यूशन प्रोज है वो डेवलप हुआ था। मतलब पहले उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि अमेरिका में रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोज इन अमेरिका कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड लीडिंग अप टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन. During this time, American colonists were becoming increasingly dissatisfied with the British rule and began to express their grievance in writing. तो जो अमेरिका की कॉलोनीज थी वहाँ पे सबसे पहले प्योरिटन आए थे। तो प्योरिटन का जो भी प्रभाव था वो वहाँ पर फेड होता जा रहा था। और प्योरिटन की राइटिंग क्या थी, वो बिल्कुल रिलीजन से रिलेटेड थी कि कैसे गॉड और बाइबल में क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है। ड्रामा की परफॉर्मेंस थी, जो भी थे प्ले, ये उनको पसंद नहीं थी। उनकी जो भी राइटिंग थी वो रिलीजन से रिलेटेड थी। लेकिन वहाँ पे फिर ये इंग्लैंड की कॉलोनीज आने लग गई, ब्रिटेन के लोगों ने कॉलोनी बना ली वहाँ पे, और जो वहाँ पे नेटिव लोग थे उनके साथ वो बुरा व्यवहार करने लग गए थे। तो धीरे धीरे उनका जो सप्रेशन है वो इतना बढ़ गया था कि कॉलोनी के जो वहाँ पे कॉलोनाइजर थे, जो लोकल लोग थे वहाँ के, जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, वो काफ़ी परेशान हो गए थे इनसे, लोगों से जो ब्रिटेन से आए थे। उनके रूल कर रहे थे, उनका सारा वो पैसा लेके जाते थे, ये बिल्कुल गरीब हो गए थे, और वो प्योरिटन थे वो वेल्दी होते जा रहे थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा विद्रोह कब हुआ, रिबेलियन कब आया, जब उन्होंने एक शुगर एक्ट पास किया। शुगर एक्ट 1764 में, और इसके बाद अगले ही साल उन्होंने एक और एक्ट किया, स्टाम्प एक्ट। और ये किया था 1765 में। तो इन दोनों का असर इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे लोग बिल्कुल रिबेलियस ही हो गए थे। शुगर एक्ट में वो खुद इंपोर्ट करते थे, उन पे टैक्स लगाते थे, और जो भी एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते थे तो खुद तो वेल्दी होते जा रहे थे, लोग वहाँ के गरीब होते जा रहे थे। जो स्टाम्प एक्ट था, उन्होंने जो भी जर्नल था, जो भी न्यूज़पेपर थे, जो मैगजीन थे, रिटर्न में कुछ भी डॉक्यूमेंट था, सब पे टैक्स लगा दिया। और इस टैक्स की सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था, बिना जिनसे आप टैक्स ले रहे हो उनको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो जो इंडस्ट्री के लोग थे, जो कैलर्जी थे, या और भी सब लोग इनके खिलाफ हो गए थे, जैसे जो पॉलिटिशियन थे, क्योंकि पैम्फलेट पे, न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया था, जो स्टाम्प टैक्स था और काफ़ी हैवी था। तो लोग काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। यहीं से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था अमेरिका में। सबसे पहले द एवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोज इन अमेरिका. इट वॉज अंडर द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी प्रोज डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड. जो प्रोज में या रिटर्न में रेवोल्यूशन कब आता है, उससे पहले एक्ट में शुरू हो जाता है। मतलब लोगों को पहले धीरे धीरे कोई चीज़ खराब लगने लग जाती है कि ये हमारे साथ खराब हो रहा है, हमें इसका विद्रोह करना चाहिए, ये चीज़ हमारे साथ खराब हो रही है। फिर धीरे धीरे वो उसकी आवाज़ उठाने लग जाते हैं। लेकिन रियल में जो लोगों के मन के अंदर विद्रोह है, जो लोगों के मन के अंदर रेवोल्यूशन है, वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है. द हिस्टोरियन डेविड रामसे हैज़ as a matter of fact accorded utter centrality of American Revolution prose in recounting the sake of the American Revolution in establishing American independence. He observed in the history of American Revolution 1789 the pen and the press had merit equal to that of the sword. तो इसमें क्या था कि पेन और प्रेस मतलब इतना ज़्यादा काम करते जितना कि युद्ध में तलवार से किया जाता है। इन्होंने तो जो न्यूज़पेपर थे, जनरल थे, पैम्फलेट थे, उन सब पे टैक्स लगा दिया था। तो एक तरह से सब कुछ वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पे जो विद्रोह था, जो रेवोल्यूशन था, वो और ज़्यादा बढ़ गया. रामसे's statement has at least two connotation. One, that the writing about historical events are as important as the representation of the events as the historical event themselves. ये जो राइटिंग होती है हिस्टोरिकल इवेंट्स की, वो इतनी ही इम्प्रेसिव होती है जितनी इवेंट वो अपने आप में था. द राइटिंग अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन बीइंग नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की भी जो राइटिंग थी वो भी कोई अलग नहीं थी, उसमें भी ऐसा ही था. टू दैट राइटिंग इन इंस्पिरिक इवेंट्स सच एज अमेरिकन स्टार्टेड टू एक्सप्रेस देयर रेवोल्यूशन मच बिफोर दे इनेक्टेड इट. मतलब पहले ही एक्सप्रेस तो वो बहुत पहले करने शुरू कर दिए थे जब उन्होंने रेवोल्ट शुरू किया था. एज रॉबर्ट ए फर्गूसन हैज रिमार्क्ड, राइटिंग द थॉट इंस्क्रिप्ट्स द कंसेप्शन विच इन टाइम ब्लर द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन थॉट एंड एक्ट. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जो थॉट होती है, पहले तो मन में थॉट आती है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें रिवोल्ट करना चाहिए. और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती है कि जो एक डिस्टिंक्शन लाइन होती है थॉट में और एक्शन में, मतलब एक्शन से भी तो हम विद्रोह करते हैं और एक हम सोचते हैं, वो इन दोनों के बीच की लाइन ब्लर होती जाने लगती है, और धीरे धीरे जो थॉट होती है वो एक्शन में बदल जाती है.
इसमें एक ड्रमर ब्रिटिश एजेंट थे, जेरेमिया ड्रमर्स डिफेंस ऑफ द न्यू इंग्लैंड चार्टर 1721। ड्रमर कौन थे? ब्रिटिश एजेंट फॉर मैसाचुसेट्स एंड कनेक्टिकट एंड एन अमेरिकन लॉयर इन लंदन। रिजेक्ट ऑल थॉट्स ऑफ कॉलोनियल रिवोल्ट। उन्होंने रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलोनियल रिवोल्ट का कोई थॉट लोगों के मन में नहीं आ रहा है। एंड येट द रिबेल लीडर जॉन एडम कुड प्रॉपरली कॉल दिस पैम्फलेट हैंडबुक ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसको उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि यहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है, ये एक तरह से प्रॉपरली पैम्फलेट है रेवोल्यूशन के लिए। एज एडम टोल्ड विलियम ट्यूडोर इन 1818, द फीलिंग्स, the manner and the principle which American prose produced the revolution appear in as vast abundance in this work as in it that I have read। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि रेवोल्यूशन हुआ ठीक है लेट, बट जो सोच थी वो लोगों में पहले से ही शुरू हो गई थी। What are the theme of American literature during the revolution period? तो थीम क्या थी लिटरेचर की? एक तो इंडिपेंडेंस था, सेल्फ गवर्नमेंट। मैनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम दिस पीरियड सेलिब्रेटेड द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट दैट मोटिवेटेड द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो फ्रीडम था और सेल्फ गवर्नमेंट था। फिर द राइट्स ऑफ मैन। The revolutionary period saw the emergence of a new understanding of the rights of man, and many works of literature from this period explore the idea of individual freedom and the natural rights of citizen। ये भी दूसरी थीम थी। स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल था, जैसे सोल्जर्स हैं, फार्मर्स हैं, और भी ऑर्डनरी सिटीजन्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, सबका अपना अपना स्ट्रगल था। द आइडिया ऑफ न्यू नेशन, मतलब जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, कोई आप पे रूल कर रहा होता है, तो सबसे पहले आइडिया तो यही आता है कि अपना नेशन हो जहाँ पे फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो। द रेवोल्यूशनरी पीरियड मार्क द बर्थ ऑफ ए न्यू नेशन and many works of literature from this period explore the idea of what it mean to be an American and the value and beliefs that define the new nation। impact of war होते उनका impact क्या था। slavery and race, slavery और रेसिज्म जो था और स्लेवरी थी, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा थी। अफ्रीकन स्लेव लाए गए थे, वो ब्लैक थे, और जो वहाँ के लोग थे वो वाइट थे। तो स्लेवरी और रेसिज्म अमेरिका में बहुत था। इवन जब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, उसके बाद भी लोगों का जो एटीट्यूड था वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक था। These themes are not exclusive to the revolutionary period in American literature, but they were particularly prominent during this time as they were closely tied to the political and social context of the era। तो मतलब ये कोई सिर्फ एक्सक्लूसिव थीम नहीं है अमेरिका के जो रेवोल्यूशन की, क्योंकि सब में यही होता है मेनली, तो बट जो उसका टेक्स्ट है उसके साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड है। अब हम बात करते हैं कि मेजर राइटिंग्स क्या थी रेवोल्यूशनरी पीरियड की। सबसे पहले कॉमन सेंस, जो थॉमस पेन ने लिखा था 1776 में। दिस इन्फ्लुएंस पैम्फलेट आर्ग्यूड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड द राइट्स ऑफ मैन। पेन्स राइटिंग वाज known for its direct, plain language which made it accessible to a wide audience, and his ideas had a significant impact on the American Revolution। दूसरा वर्क था द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 by Thomas Jefferson। This document, adopted by the Continental Congress, articulated the colonies' grievance against Great Britain and declared their independence as a new nation। The Federalist Papers, ये था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लिखा था, जेम्स मैडिसन एंड जॉन ले। This series of essay written under the pseudonym Publius aimed to pursue New York State citizen to ratify the United States Constitution। They remain a classic in political science and continue to be widely read and studied। एक था नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फेडरिक डॉगलस, एन अमेरिकन स्लेव। तो स्लेव राइटिंग भी थी उस टाइम पे, तो ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल था। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ सटायर इन रेवोल्यूशनरी एरा। सटायर क्या थी उस टाइम पे। अब until the revolutionary era, the Puritan who had settled New England had a profound influence on what was printed in the colonies। तो उन्हीं का इन्फ्लुएंस था कि कॉलोनीज में क्या प्रिंट होगा। धीरे धीरे उनका जो प्रभाव था वो फेड होने लग गया। वो जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस थी उनके वो बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन मिड 70s में प्योरिटन इन्फ्लुएंस वाज फेडिंग। इन 1749 द फर्स्ट अमेरिकन एक्टिंग ट्रूप वाज एस्टेब्लिश्ड इन फिलाडेल्फिया। 17 years later, America's first permanent playhouse was built in the same city, Philadelphia में। In 1767, the Southwark Theatre staged the first play written by native-born American Thomas Godfrey, Prince of Parthia। तो एक तरह से प्योरिटन्स थे वो ड्रामा के खिलाफ थे, ड्रामा की परफॉर्मेंस के, लेकिन एक्टिंग ट्रूप्स भी एस्टेब्लिश होने लग गए, एक्टिंग थिएटर भी बन गया और फर्स्ट ड्रामा की परफॉर्मेंस भी हुई थी।
शुरू हो गई थी। बाय द मिड 70s-60s पॉलिटिकल राइटिंग बाय कॉलोनिस्ट वर इंक्रीजिंगली कॉमन एंड मोर फोर्सफुल इन नेचर। जेम्स ओटिस एलोय फ्रॉम बोस्टन पब्लिश्ड द राइट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट असर्टेड एंड प्रूव्ड इन 1764 एंड द हेटेड स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट कब आया था? 1765 में। A tax law passed by the British in 1765 promoted an even greater outpouring of writing of a political nature. Parliament, England's law-making body, passed the Stamp Act to raise money from the colonies without receiving the consent of the colonial assemblies. मतलब और वहाँ के जो representative थे वहाँ से कोई consent नहीं लिया, सिर्फ इस law को pass कर दिया। One of the most popular form of political writing was satire, especially plays, essay and poems. तो satire किस form में थे? वो plays हो सकते थे, essay हो सकते थे या poems हो सकती थी। Satire pokes fun at human vices and foolishness. While most satiric work were written by men, most of the best known play of the days were written by a woman. तो मर्सी ओटिस वॉरेन ये एक लेडी थी। उस टाइम पे जो मैन थे उनकी ही राइटिंग थी, लेकिन एक लेडी मर्सी ओटिस वॉरेन उन्होंने भी वर्क लिखे थे उस टाइम पे। और ये कौन थी? ये सिस्टर एंड वाइफ ऑफ टू पैट्रियट्स थी, मतलब जेम्स ओटिस एंड जेम्स वॉरेन की। Her first political drama, The Adulterer, was published anonymously in Boston 1773, soon after the shocking publication of Werner Thomas Hutchinson 17 ये इनका birth and death year है, later revealing his anti-patriot views. Not surprisingly, Warren's script for satire was directed at pro-British leader. The play's last words are spoken by a character based on Warren's brother James Otis. Although he foresaw war, he also predicted fame, victory, and eternal prosperity for the Party of Liberty. During the war, Warren wrote several other dramatic satire that actively promoted the revolutionary cause, but her play were never performed on stage. इनको सिर्फ families में या females ही देखती थी। Other notable satirists put on war on stage उनमें थे जॉन ली कॉक्स प्ले द फॉल ऑफ ब्रिटिश टायरनी विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1776, portrayed the notorious Battle of Bunker Hill and the military discussion of American war leader George Washington. In plays by Warren and Leacock, Americans appeared as mythical or real figures from Greek and Roman days. In Warren's Adulterer, for example, the characters inspired by James Otis and his friend Samuel Adams are renamed Brutus and Cassius, जो रोमन पॉलिटिकल लीडर थे। Audience enjoy the game of identifying the dramatic thinly disguised portrait of public figure. तो यही था प्रोज कि कैसे रेवोल्यूशन हुआ, फिर रेवोल्यूशन कैसे वो प्रोज में आया और प्रोज का डेवलपमेंट अमेरिका में कैसे हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।